राजनीति के गलियारों में घूमती हुई खबरों में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनके सियासी मायने बहुत अहम होते हैं। उन खबरों का सटीक विश्लेषण आज मैं आपको बताऊंगा आपके अपने शो जनतंत्र में। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपको राजनीति की वो बातें बताने जो सियासी गलियारों की हर गुत्थी को सुलझाएगी। मैं आपके साथ सच बेधड़क पर बात करूंगा जनतंत्र की, और इसमें होगी जन जन के दिल की बात और धरातल की पड़ताल। आपके लिए, खुद के लिए, आपके अपने शो जनतंत्र में, ताकि जन भी सलामत रहे और तंत्र भी रहे चौकस। तो देखते हैं जनतंत्र में आज क्या है खास। राजस्थान के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रखा है। मकसद साफ है, हर हाल में लंबे अरसे से चले आ रहे रिवाज को बदलना है और कोशिश मिशन रिपीट सरकार में कामयाबी की है। सरदारपुरा सीट पर अभी तक बीजेपी ने कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और इसका फायदा उठाकर गहलोत पहल करते हुए जन समर्थन मांगने जुट गए हैं। सरदारपुरा में अशोक गहलोत खुद के लिए जनसंपर्क करने में जुटे। सीएम गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा के मंडोर इलाके से जनसंपर्क किया। यहां मिल रहे जोधपुर शहर वासियों के प्रेम पर बोलते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि वे बहुत ही भाग्यशाली हैं और जिस तरह का प्रेम और आशीर्वाद उन्हें 40 साल पहले मिला था, वही आशीर्वाद और प्रेम जोधपुर की जनता ने दिया है। प्रदेश के चुनावी प्रचार के शुरू में जोधपुर की जनता ने भरपूर प्यार और मोहब्बत दी। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद मेरे मतदाताओं के बीच आना मेरा पहला दायित्व था। गहलोत ने कहा कि मतदाताओं से अनुमति लेने के बाद राजस्थान की 199 सीटें अब संभाल सकूंगा। इस दौरान कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने फोकस किया। गुड गवर्नेंस के अलावा जनता से लगातार मिल रहे प्यार का भी गहलोत ने उल्लेख किया और कहा कि जोधपुर की जनता ने सबसे पहले मुझे सांसद बनाया था, तब से लगातार जनता मुझे हमेशा अपना प्यार और समर्थन दे रही है और इसमें कोई कमी नहीं आई है। यही कारण है कि जनता के भरोसे पर ही लगातार प्रदेश का विकास मैं कर पा रहा हूं। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में तेजी से सक्रिय हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप व पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। वे पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने खालिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे भाजपा ने अब अपना मुद्दा बना लिया है। गहलोत ने पीएम मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हिंदू मुस्लिम मॉडल पहले चल चुका है, अब यह नहीं चलेगा। पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम करने के कारण से खालिस्तान की मांग उठने लगी है। ऐसा पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम करने के कारण से हुआ है। अपने चुनावी प्रचार में सीएम गहलोत ने सरकार की हितकारी योजनाओं की बात कही और कहा कि उनके प्रयास से हर वर्ग का ध्यान रखकर गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रण में कहीं ना कहीं कुछ खास हो रहा है। हर किसी को साधने की कोशिश की जा रही है। हर जाति वर्ग के लिए वादे किए जा रहे हैं। किसी की मूर्ति का अनावरण करना भी कहीं ना कहीं सियासी दाव ही तो कहा जा सकता है। ऐसा ही कुछ करने की मंशा से 5 दिन बाद कांग्रेस महासचिव का राजस्थान दौरा तय हो गया है। झुंझुनू में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है और यहां से प्रियंका गांधी चुनावी हुंकार भरकर कांग्रेस का हित साधने की एक कोशिश और मिशन रिपीट सरकार का समर्थन जनता से मांगेंगी। दरअसल युवा और महिला मतदाताओं के बीच प्रियंका को लेकर आकर्षण एक और बड़ा कारण है, जिसके चलते कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर सभाएं कर मतदाताओं को जोड़े और कांग्रेस विभिन्न महिला संगठनों और सामाजिक संगठनों को प्रियंका की सभाओं में बुलाने सहित उनसे जुड़ी महिलाओं की उनसे मुलाकात कराने की योजना भी पाइपलाइन में बनाए हुए है। राजस्थान में करीब 5 करोड़ 26 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 2 करोड़ 21 लाख महिलाएं हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मतदाता समूह को किसी भी तरह से अपने पक्ष में लाने के प्रयास में जुटी हुई है। प्रियंका ने 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई में और 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय में जनसभाओं को संबोधित किया। तो फिर बड़ा सवाल, प्रियंका गांधी की डिमांड के पीछे की वजह आखिर क्या है?
इसके लिए सियासी जानकार अलग अलग वजह बताते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जैसी झलक दिखाई देती है। प्रियंका गांधी अपनी सभा में उन मुद्दों को अपनी बातों में शामिल करती हैं जो आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसा प्रयोग राजस्थान में भी दोहराना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी से आगे प्रियंका गांधी का चेहरा रखा जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों की माने तो पार्टी के सभी नेता प्रियंका की सभाएं अपने अपने क्षेत्र में कराने की मंशा रखते हैं। एक बार सभी सीटों के टिकट फाइनल हो जाने के बाद पार्टी स्तर पर इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। प्रदेश की हर सीट से उनके लिए डिमांड आ रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि संभवतः चुनावों से पहले राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में प्रियंका की और ज्यादा सभाएं हो सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस के रवैये और पहले की मिली जीत की बातों पर नेता बखान कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि पिछले एक साल में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत में प्रियंका का बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय राहुल गांधी नहीं जा पाए थे क्योंकि वे भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। ऐसे में पहले भी प्रचार की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका ने ही संभाली थी। कर्नाटक जीत में भी प्रियंका का बड़ा योगदान था। दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस नेता और संगठन प्रियंका गांधी की सभाएं कराने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी ने एक सभा में वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर सभी गृहिणियों को 2000 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी। राधे राधे टिकट दिला दे। यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहले भी मंदिर मंदिर जाकर टिकट की कामना और जीत की आस में ढोक लगा चुके हैं। मकसद साफ है, जीत की राह बनी रहे, लेकिन शायद टिकट नहीं मिले तो कोई कुछ भी कर सकता है। इस कड़ी में राजस्थान के 3 बड़े कांग्रेसी नेताओं में से एक ने धार्मिक यात्रा शुरू की है। डॉक्टर महेश जोशी गिरिराज धरण की शरण में जा पहुंचे हैं। राजनीतिक चर्चाओं से बेफिक्र मंत्री डॉक्टर जोशी ने गोवर्धन परिक्रमा भी की। दंडवत यात्रा में जोशी की आस हवा महल सीट अपने पास रखने की तो होगी ही, लेकिन आला कमान ने टिकट होल्ड किया है। तो मंत्री डॉक्टर महेश जोशी हर महीने की तरह इस बार भी गोवर्धन एकादशी से पूर्व दशहरे के दिन ही पैदल यात्रा पर निकल पड़े। हमने कल भी जनतंत्र में आपको बताया था कि जब तक अंतिम सूची नहीं निकल जाती तब तक तीनों नेताओं की आस बनी रहेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। 25 नवंबर को राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर मतदान है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस हर सीट पर अपना दम झोंक रही है, लेकिन मेवाड़ वागड़ में पिछले चुनाव से अलग स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में यहां भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी ने कदम रखा था। इस पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों पर बैठे बिठाए गणित को बिगाड़ दिया था। लेकिन अब चुनौती डबल हो गई है, क्योंकि बीटीपी के साथ ही अब यहां भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने भी कदम रख दिया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के गणित को यहां और भी नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि यहां 16 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने वाला है। उदयपुर संभाग और इससे टूटकर बने बांसवाड़ा संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। यहां दशकों से आदिवासी वोट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ वागड़ जीता सरकार उसकी बनी। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि यहां से कुछ ही सीटों की बढ़त में बीजेपी रही, लेकिन सत्ता कांग्रेस की बनी। इस मिथक को तोड़ने में बीटीपी ने सेंधमारी की। वोट 3 तरफ बट गए, जिससे आंकड़ों में अंतर रहा। अब बीटीपी से ही टूटकर बनी भारतीय आदिवासी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है और फिर वोट 4 तरफ यानी 4 हिस्सों में बट जाएंगे। अर्थ साफ है कि बीजेपी कांग्रेस की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी और मुकाबला होगा कांटे का। तो वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी ने पिछले चुनाव में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 2 विधायक भी जीते। बड़ी बात यह है कि 10 सीटों पर तो यहां सबसे कम 622 वोट एक विधानसभा से मिले थे और सबसे ज्यादा एक विधानसभा से 64,000 वोट मिले थे, जो कि 38% वोटर्स हैं। 3 सीट तो ऐसी थी जहां 50,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो कि अपने आप में सेंधमारी का एक बड़ा फिगर है। अब आदिवासी समाज के बैनर तले भारतीय आदिवासी पार्टी खड़ी हो गई है, जो खुद भी 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी।
इसी आदिवासी समाज के बैनर तले पिछले साल स्टूडेंट सिलेक्शन में 25 में से करीब 17 कॉलेज में जीत दर्ज की थी। ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के लिए अब बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस की लिस्टें सामने आने के बाद सियासी गलियारों में अब यही प्रश्न तैर रहा है कि इस सूची में नया क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धारीवाल, राठौड़ और महेश जोशी से आला कमान अभी दूरी बनाए रखना चाहता है, तो वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नेताओं का टिकट क्लियर कर दोनों के एक होने का संदेश भी देना चाहता है। साथ कहीं ना कहीं यह मैसेज भी देना चाहता है कि प्रत्याशियों के चयन में गहलोत फार्मूला ही चलेगा। पहली सूची की तरह दूसरी में भी काफी पुराने चेहरे हैं। संभवतः कांग्रेस ने तय कर लिया है कि राजस्थान में वो जो रिवाज बदलना चाहती है उसमें उसके लिए पुराने चेहरे ही मददगार हैं। लेकिन उसे लेकर जनता में कितना आक्रोश है, शायद इस पर कांग्रेस में मंथन नहीं हुआ या फिर उनके पास सटीक सर्वे नहीं पहुंचा। सियासी गलियारों में इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है कि क्या आला कमान के सभी फार्मूले फेल हो गए हैं। क्या हुआ युवाओं को टिकट देने की बातों का? क्या हुआ 2 बार हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने के फार्मूले का? दरअसल इस लिस्ट में कुछ सीट को छोड़ दें तो ज्यादातर वे नाम हैं जिन्हें टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था। यहां देखने वाली बात यह भी है कि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की पहली ही सूची 152 सीटों की थी। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची 144 नामों की रही। ऐसे में यह संदेश कार्यकर्ताओं में जा रहा है कि राजस्थान में परिस्थितियां मध्य प्रदेश जैसी बिल्कुल नहीं है। पार्टी का स्टैंड प्रत्याशियों को लेकर अभी भी क्लियर नहीं है। दूसरी ओर आला कमान और प्रदेश नेतृत्व विवादित नेताओं और बागियों को मौका नहीं देना चाह रहे। साथ ही छोटी छोटी सूचियों से मैसेज भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस मैदान में पुराने चेहरों पर ही खेलने चाह रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि धारीवाल, जोशी और राठौड़ को आला कमान ने इंतजार कराकर पार्टी एक संदेश देने की भी कोशिश कर रही है। इधर यह भी माना जा रहा है कि इन तीनों का मुद्दा अंतिम प्रत्याशी की घोषणा तक छाया रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके नाम भी घोषित हो चुके होते। भाजपा में 2 सूचियों में उपजे विरोध के बाद कांग्रेस बड़ी सूची जारी करने से भी डर रही है। पहली सूची के बाद कोई विरोध नहीं हुआ। हालांकि विरोध इसलिए भी नहीं हुआ कि दोनों सूचियों में बड़े और पुराने नाम हैं। अब सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के पहले के सर्वे का क्या हुआ, जिनमें विधायकों और मंत्रियों से नाराजगी थी। टिकट कटने की बातों का क्या हुआ? आला कमान और प्रदेश नेतृत्व की ओर से करवाए गए सर्वे में साफ कहा गया था कि 60 से 70% सीटों पर लोग स्थानीय विधायकों से नाराज हैं। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने सर्वे में कहा था कि विधायकों में अहम आ गया है। मुलाकात आसान नहीं हो रही। सर्वे के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा व मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले नेताओं के टिकट कटने जैसे कुछ बयान दिए थे, लेकिन सूचियों को देखकर लग रहा है कि पार्टी ने सॉफ्ट कॉर्नर अपना लिया है। इसके 2 कारण प्रमुख हैं। एक तो पार्टी मौजूदा विधायकों की नाराजगी से दूर रहना चाह रही है। दूसरा यह है कि भाजपा को मुद्दा नहीं देना चाह रही। एंटी इनकम्पेंसी के कारण टिकट काटे जा रहे हैं। जनता के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह लिस्टें जो जारी हुई हैं इसमें चली किसकी है, गहलोत की या पायलट की? तो इस मामले पर एक एक तथ्य मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। जब से कांग्रेस गहलोत और पायलट खेमों में बटी नजर आ रही है, तब से ही हर निर्णय को इसी कसौटी पर परखा जा रहा है कि किसकी ज्यादा चली। हाँ, बिल्कुल गहलोत गहलोत और सचिन पायलट दोनों की बराबर चली। दोनों ही नेता अपने अपने गुट के नेताओं का ध्यान रख रहे हैं और भरपूर पैरवी भी कर रहे हैं। गहलोत ने अपने खेमे के कांग्रेसी मंत्री विधायकों के अलावा निर्दलीय संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, लक्ष्मण मीणा, खुशवीर सिंह, राजकुमार शर्मा को भी टिकट दिलवा दिए हैं। बात करेंगे आगे की। आखिर अभी तक सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं करने के पीछे रणनीति क्या है, इस पर बारीकी से मैं आपको बताता हूं। भाजपा के प्रभाव वाले इलाकों में कांग्रेस ने सीटों को क्लियर नहीं किया है। यहां पर टिकट करने पर विरोध का भी डर है। आड़ोतुई को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 7 और भाजपा ने 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस इस बार यहां काफी सतर्कता दिखा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां 28 में से केवल 11 सीटें ही जीती थी। भाजपा के पास 15 सीटें थीं। शेखावटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू में 21 विधानसभा सीटों में से पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। बीजेपी केवल 3 सीटें जीत पाई थी। 1 सीट बसपा और 1 निर्दलीय की झोली में गई थी। दरअसल शेखावटी में इस बार बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ती दिख रही है। चूरू जिले में बीजेपी के पास पहले से 2 सीटें हैं। अब राजेंद्र राठौड़ के सीट बदलने से तारानगर सीट पर भी मुकाबला कड़ा हो गया है।
चुनावों में धनबल, अनावश्यक खर्च और प्रत्याशियों को लुभाने से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार और अन्य खर्च की सीमा तय की है। यदि प्रत्याशी अधिक खर्च करता है तो उसका जवाब देना होगा। प्रत्याशियों को भी खर्च की सीमा निर्वाचन आयोग ने बताई है। प्रत्याशी को अपने खर्च को बताने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। उसे नया बैंक खाता खोलना होगा और उसी में से चेक के माध्यम से या ऑनलाइन लेन देन करना होगा। इस खर्च में कुर्सी, चादर, मसंद पर होने वाले खर्च, वाहनों से लेकर खाने व चाय नाश्ते पर होने वाले खर्च भी नजर रखे जाएंगे। साथ ही चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया, बल्क मैसेज, झंडे, बैनर, होटल, सभा, रैली पर होने वाले खर्च और अन्य खर्चों पर भी निर्वाचन आयोग पूरी निगाह रखेगा। प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग को चुनाव में खर्च होने वाले धन की पूरी जानकारी देने के साथ ही बताना होगा कि आखिर धन कहां से आया, इसका स्रोत कहां से रहा। तो वहीं एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं। अब बात दिली चाहत की। जी हां, एक वोट है खास, एक वोट की कमी से हार और एक वोट अधिक होने पर जीत मिलती है। इस एक वोट के महत्व को समझते हुए चुनाव आयोग ने हर वर्ग को वोट का अधिकार दिया है। ऐसे में लोकतंत्र के इस पर्व में ट्रांसजेंडर भी वोट के अधिकारी हैं और उनका एक एक वोट सत्ता के लिए जरूरी होता है। ऐसे में राजस्थान के रण में इस बार 606 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं जो सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। राजधानी की आदर्श नगर सीट पर सबसे ज्यादा 26 ट्रांसजेंडर वोट करेंगे। इसमें भी प्रदेश में 36 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां एक भी ट्रांसजेंडर मतदाता नहीं है। जयपुर के बाद दूसरा नंबर सरदारपुरा का है। यहां 21 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। जयपुर जिले की 19 सीटों पर 78 मतदाता ट्रांसजेंडर हैं। इसलिए इस वर्ग विशेष को भी अब वोट का अधिकार मिला तो उनकी भूमिका भी लोकतंत्र में अहम हो चली है। लोकतंत्र के पर्व में जन जन की ओर से सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। कई तरह के मीम सामने आ रहे हैं। जानकारी में सामने आया है कि एक बड़े मीणा नेता और डॉक्टर साहब को नई चिंता सताने लगी है। दरअसल उनकी चिंता यह है कि वे सवाई माधोपुर से चुनाव प्रचार करें या राजधानी के एक प्लाजा से निकले सोने, चांदी और कैश का हिसाब किताब रखें। हालांकि उनकी ही शिकायत से दिल्ली से आई जांच एजेंसी ने सोना निकलवाया, नोटों का खजाना मिला तो नोट गिनने की मशीनें भी मंगाई गई। ऐसे में प्रत्याशी और मीणा नेता की चिंता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैंने ही तो यहां जमा सोना और रकम की बात उजागर करने की मांग उठाई थी, लेकिन अब मुझे मीणा इलाके से हटाकर दूर कहीं से चुनाव लड़ना है तो राजधानी के इस प्लाजा से निकलते सोने का हिसाब कौन रखेगा या बताएगा। बहरहाल मीणा जी इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो गूढ़ बातें जो आपको चुनावी राजनीति की अंदरूनी तस्वीरें दिखाती हैं।